हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, किस पर्पज़ से इसे पेशेंट में प्रोड्यूस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज टर्म पेरेंटल न्यूट्रिएंट। तो जब हम न्यूट्रिशन को इंट्रावेनस रूट से देते हैं, मींस आईवी रूट से देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पेरेंटल न्यूट्रिएंट नाम देते हैं, जिसे शार्ट में पीएन भी बोला जाता है। तो Doddridge et al. In the late 1960 give his report on successful infusion of hypertonic parenteral nutrient in surgical in patient having non-functional GI tract। तो एक साइंटिस्ट थे डुडरिच, जिन्होंने 1960 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पेशेंट था जिसकी जीआईटी जो थी नॉन फंक्शनल थी, उसकी सर्जरी हुई थी। तो उन्होंने उसमें क्या किया था, एक हाइपरटोनिक प्रिपरेशन इन्फ्यूज़ करा दिया था, जो कि सक्सेसफुली हो गया। तो इसको एक प्रकार से उन्होंने डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को। दीज डिस्कवर्ड रियलाइज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इज रिड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड एज वेल एज नॉन इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेंस इन पेशेंट। तो ये जो डिस्कवरी की थी उन्होंने बहुत बेनिफिशियल हुआ। जिन पेशेंट को इन्फेक्शन था, वो मीन्स जीआईटी में इन्फेक्शंस हो, तब उनका जो न्यूट्रिशंस है, जो फूड है, एब्जॉर्ब ना हो, तो उस केसेस में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई जिसने अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने को पेशेंट के लिए। और नॉन फंक्शनल नॉन इन्फेक्शंस डिजीज थी, उनमें भी पेरेंटल nutrition often called total parental nutrition is the medical term of infusion, a specialized form of blood through a vein intravenously. The goal of the treatment is to correct or prevent malnutrition। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो जो पेशेंट हैं जिनकी जीआईटी है, उसके अगर कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वेन के थ्रू इंट्रावेशनली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बॉडी को एक प्रकार से एनर्जी भी देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और कुपोषण से बचाते हैं उस पेशेंट को। अगला है पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड लिक्विड न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पेरेंटल न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में जो जितने भी मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को डेली रूटीन के लिए चाहिए होते हैं, वो दिए जा सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट। सम पीपल यूज पेरेंटल न्यूट्रिएंट टू सप्लीमेंट फीडिंग थ्रू अ ट्यूब प्लेस्ड इनटू द स्टमच और स्मॉल बॉल इंटरनल न्यूट्रिएंट एंड अदर यूज़ इट बाय इटसेल्फ। तो इसके अलावा इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ और भी तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि ट्यूब के सहायता से इसको सीधे स्टमच में इंसर्ट कर दिया जाता है, और स्मॉल बॉल जो होता है इंटरनल न्यूट्रिशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब नीड क्या है इसकी, पेरेंटल न्यूट्रिशन से थे, इसका क्या नीड थी, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। यू मे नीड ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कैंसर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मे बी काज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बॉल्स। प्रिवेंटिंग एडिक्वेट फूड इंटेक, कैंसर ट्रीटमेंट सच एज केमोथेरेपी मे कॉज योर बॉडी टू पुअरली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। तो कैंसर के दौरान क्या होता है, अगर जीआईटी में कैंसर्स है तो केमोथेरेपी हो रही, उस केसेस में क्या होता है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, पुअर हो जाता है, तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकता, बॉडी को पोषण का शिकार हो सकती, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो उस केसेस में ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके थ्रू जो पेशेंट है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है। अगला है क्रॉन डिजीज़। क्रॉन डिजीज़ इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द वॉल दैट मे कॉज पेन।
bowel narrowing and other symptoms that affect food intake and its digestion and absorption। तो जो कॉर्न होता है एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को में इन्फ्लामेशन कर देता है। उससे क्या होता है, जो बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता। तब क्या होता है, उस केस में जो पेरेंटल न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो अच्छे से पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। अगला है शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम। इन दिस कंडीशन विच कैन बी प्रेजेंट एट बर्थ ऑफ अकर एज द रिजल्ट ऑफ सर्जरी दैट हैज़ रिमूव्ड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, you don't have enough bowel to absorb enough to the nutrient you eat। तो इस केसेस में क्या होता है, जो हमारा GIT होता हो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। उस केसेस में भी जो पेरेंटल न्यूट्रिशंस हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारी बॉडी को। अगला है इस्केमिक बॉवेल डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो दिस में बी काज डिफ़िकल्टी रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस ब्लड फ्लो टू बॉवेल। इसमें क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है बॉवेल में वहाँ पे कम हो जाएगा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। तब ये जो पेरेंटल न्यूट्रिएंट हैं ये वहाँ तक जाके अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, उन्हें न्यूट्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेल को। अगला है एबनॉर्मल बबल फंक्शन। जब हमारा बबल है अबनॉर्मल फंक्शन करेगा तब भी जो फूड का एब्जॉर्प्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस केसेस में भी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, जो कि बहुत सारे कारण काज करता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या एंट्राइटिस और भी अदर कंडीशन काज कर सकता है। तो उस केसेस में भी फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, तब पेरेंटल न्यूट्रिशंस का यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में। अगला कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं पेरेंटल एज अ पेरेंटल न्यूट्रिएंट। द कंपोनेंट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिएंट आर इंट्रावेनस फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग डेस्ट्रोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड लिपिड इमल्सन्स। पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर्मुलेशन provide nutrients in varying concentrations in order to achieve the need of each patient। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसा कि हमें पता दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चाहे मिनरल्स हो वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, और प्रोटीन, लिपिड, डेस्ट्रोज ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के पार्ट हैं। तो इन सबको ये प्रोवाइड करने का काम करता है हमारी बॉडी तक। तो एग्जांपल यहाँ पे डेक्सट्रोज है। कार्बोहाइड्रेट इज अवेलेबल कॉमर्शियली इन द फॉर्म ऑफ एनहाइड्रेस डेक्सट्रोज नॉन हाइड्रेट विच प्रोवाइड 3.4 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी। जो डेक्सट्रोज होता है वो मोनोहाइड्रेट होता है, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि 3.4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देने का काम करता है। द कंसंट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 5 to 35% इज अवेलेबल फॉर कंपाउंडिंग पेरेंटल फार्मूलाज। CPN हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज। CPN में हायर कंसंट्रेशन होता है डेक्सट्रोज का, और जो कि मोर देन 10% ड्यू टू देयर टेंडेंसी thrombophlebitis in the peripheral vein. If the glucose oxidations rate is maximize 5 mg per kg nutrient per minute, greater dextrose amount can lead to hyperglycemia and lipogenesis। तो अगर डेक्सट्रोज है वो हमारे ब्लड में या बॉडी में ज़्यादा है तब भी वो कारण ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या अगर कम है तब भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया या लिपोजेनेसिस काज कर सकता है। अगला है अमीनो एसिड। क्रिस्टलाइन अमीनो एसिड
CCA जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, प्रोवाइड प्रोटीन इन पेरेंटल न्यूट्रिएंट फार्मुलेशन एंड यील्ड 4 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी। फार्मुलेशन ऑफ crystalline amino acid offer varies mixture of essential and non-essential amino acid in 3 to 20% of concentration. The nitrogen content will also vary depending on the amino acid profiles. तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी एक एनर्जी सोर्स होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, जो कि 1 पर ग्राम में 4 कैलोरी एनर्जी देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये 2 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और ये नाइट्रोजन कंटेंट इसमें जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेंट जो नाइट्रोजन बेस्ड भी होते हैं। इनमें जो मेन इनका जो कंपोजिशंस होता है उसमें नाइट्रोजन की भूमिका अहम होती है। नेक्स्ट है फैट। इंट्रावेनस मीन्स IV फैट इमल्शंस आर यूटिलाइज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एसेंशियल फैटी एसिड। IVFE अवेलेबल commercially are aqueous emulsion of safflower or soybean oil and contain long chain triglyceride. Additional component are egg yield, egg alg, phospholipid and glycerol, of which the latter provide additional energy resulting in energy content of 10 कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें जो फैट होता है वो भी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जिसमें सबसे मेन होता है एसेंशियल फैटी एसिड, जो डिफरेंट प्रकार की होती हैं, जिनका मेन सोर्स होता है सोयाबीन ऑयल, जो कि आयल्स में ज़्यादातर पाई जाती हैं, जो लिपिड कंटेंट है उन्हीं में ज़्यादा पाई जाती है। सोयाबीन ऑयल, एग ऑयल, फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, इन सब में ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। अगला है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या भूमिका होती है? ये हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन फार्मूलाज इज एडेड विथ इलेक्ट्रोलाइट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच पेशेंट। इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक बॉडी वेट, ऑर्गन फंक्शन, कैटाबॉलिज्म, डिग्री, माल न्यूट्रिशंस, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेट, बॉडी का वेट क्या है, ऑर्गन की फंक्शनिंग कैसी है, कैटाबॉलिज्म डिग्री क्या है, और माल न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड। तो कई सारे कारण हैं जिनसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसबैलेंस हो जाता है और जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है वो भी डिसरप्ट हो जाती है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट वेरी विथ सम practitioner using parental nutrition as a vehicle for providing additional electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं एज अ व्हीकल भी बहुत सी ड्रग में यूज़ किया जाता है। विच अदर सम सेपरेट इंट्रावेनस डोज टू मीट इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, किसी भी एज ए डोज जितना भी रिक्वायर होगी उस हिसाब से जो डिफरेंट प्रैक्टिशनर होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उसकी डोज को डिसाइड करते हैं। अगला है विटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट। विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं एज आ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए, और ट्रेस एलिमेंट भी ज़रूरी होते हैं। तो पेरेंटल विटामिन्स प्रिपरेशन मीट द रिक्वायरमेंट एज आउटलाइंड बाई द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस। जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस है उसके आधार पे जो विटामिन्स होती हैं वो बहुत मेन इंग्रेडिएंट होती हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। एंड अपडेट बाय द फूड ड्रग एसोसिएशंस। दिस अपडेट एडेड रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन के नॉट प्रीवियसली इंक्लूड इन मल्टीविटामिन प्रिपरेशन। जिसमें कि जैसे विटामिन के है वो पहले जो अपडेट था उसमें नहीं था, लेकिन जो रिसेंट अपडेट है उसमें इसको एज अ एसेंशियल विटामिन या ट्रेस एलिमेंट में ऐड किया गया है। मल्टीविटामिन प्रिपरेशन आर अवेलेबल एदर विदाउट विटामिन के, और मल्टी प्रिपरेशंस बहुत सारे विटामिन का कम्बिनेशंस भी एज अ
पेरेंटल प्रिपरेशन में अवेलेबल है, जिसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। जो पेरेंटल्स न्यूट्रिएंट हैं उनका क्या एडवांटेज है। पेरेंटल न्यूट्रिएंट अवॉइड द रिस्क एसोसिएटेड विद सेंट्रल इंट्रावेनस एक्सेस एंड आल्सो प्रोवाइड फ्लूइड वॉल्यूम टू मीट द ओवरऑल फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच पेशेंट। तो ये जो पेरेंटल न्यूट्रिएंट होते हैं, ये न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको भी मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करते हैं, उसे डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं, पूरी बॉडी के जो फ्लूइड है उसे मेंटेन करने का काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज, क्या हानियाँ हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड कंसनट्रेटेड फार्मूला एंड दस ए लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। तो इसमें जो होता है ज़्यादा कंसनट्रेशंस की आवश्यकता होती है, जो फ्लूइड होती है वो ज़्यादा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा लगता है, और जो ड्रग होती है वो इतना नहीं लगती जितना कि इसको डिज़ोल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में जो फ्लूइड होता है न्यूट्रिएंट को लगता है। नेक्स्ट, दे फेल टू अचीव इंक्रीज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन हाइपर कैटाबोलिज्म पेशेंट। ये जो है फेल, जो जिन पेशेंट को हाइपर कैटाबोलिज्म की प्रॉब्लम होती है उनमें ये जो प्रोसेस है फेल हो जाती है। ए लिमिट टॉलरेंस डेवलप बाई पेरीफेरल वेन एंड दस देयर इज नीडेड फॉर फ्रिक्वेंट चेंज इन पेरीफेरल एक्सेस। तो अगर पेरीफेरली कहीं पे वेन्स अगर पेरीफेरल नहीं पहुंच पा रही है, कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पे टॉलरेंस डेवलप होता है, एक प्रकार से लिमिट डेवलप्ड हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जो पेरीफेरल आर्गन्स हैं, जो पेरीफेरल एरिया है, वहाँ तक ड्रग अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। तो उसके लिए स्पेसिफिक चेंज की ज़रूरत होती है। डिफरेंट जैसे कि कुछ बॉडी के पार्ट हैं जहाँ पे ड्रग नहीं पहुंचती या हर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है डिफरेंट टाइप का जो सॉल्यूशंस चाहिए होता है, डिफरेंट टाइप का फ्लूइड चाहिए होता है, ताकि उस प्रकार के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए और वो जो पेरीफेरल एरिया है, जो हमारी बॉडी का अदर एरिया है जहाँ पे सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहा, तो वहाँ तक पहुँच सके। मेडिकेशंस, इसका जो है न्यूट्रिशन के अलावा कुछ मेडिकेशन एज अ मेडिकल पर्पस भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ड्रग्स को इसमें डिज़ोल्व कर दिया जाता है, डिज़ोल्व करने के बाद जो है बॉडी में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, ताकि जो न्यूट्रिशन के साथ साथ जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो भी पहुंच जाती हैं। तो एज अ मेडिकेशंस भी इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।